आपका समय देने के लिए स्वागत है। आप तुषार जी, बाजार हम देखने की धैर्य की परीक्षा ले रहा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते एक रेंज में फंसा हुआ है और दिक्कत की बात यह है कि जहां पर लोग स्टेबिलिटी के लिए पैसे डालते हैं वहां पर लोगों के पैसे बन नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लार्ज कैप्स की। तो आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट को लेकर किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए बाजार में अभी? देखिए, हर समय जैसे आपने कहा मार्केट हमको पेशेंस सिखाता है और धीरे धीरे ओवर टाइम हमें इतना भी समझ में आता है कि कई फंडामेंटल फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में बेयर आउट हो जाते हैं। मेरा मतलब ये इससे है कि जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर मौजूदा मैं कहूँगा फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट मेरा उस बात से है कि मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहता, मगर इसको लेके हमें उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेना है, क्योंकि मार्केट जैसे कि वॉरेन बफेट बताते हैं हमको मैनिक होता है। वो हर समय हर कोई इशू को लेके, हर समय कोई सिचुएशन को लेके वोलेटाइल बनता है, न्यूरोटिक बनता है। और जब कभी भी फियर मार्केट में घुस जाता है तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स के आगे जाके उसको वैल्यू उसकी घटा देता है। और जब कभी भी मार्केट खुश हो जाता है तो वैल्यू की बहुत ज्यादा, कई बार उसका मर्तबा, उसकी वैल्यू मार्केट में आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में स्टेबिलिटी की अपेक्षा करना एक तो पहले से ही हर एवरी डे के लिए तो मेरे ख्याल से अनरिकॉल होगी। दूसरी बात यह है कि जब हम लार्ज कैप्स की बात करते हैं, स्टेबिलिटी किस बात से आती है? लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी आती है कि इनकी बिजनेस मॉडल, इनकी मार्केट शेयर, इनकी मार्केट लीडरशिप इतनी ज्यादा है कि उनके धंधे में बहुत लंबे अरसे तक कोई बड़ी चेतावनी या ऐसी कोई सिचुएशन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मगर ये बात मार्केट को समझने के बाद उसके अंदर उसकी वैल्यूएशन में एडजस्ट हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ है वहां है, आपको वैल्यूएशन देखना है, आपको कंपनी की स्टेबिलिटी देखनी है और उसके ऊपर आपको वैल्यूएशन का दाम लगाना है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल अब पिछले 2 साल से जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है उसके मुताबिक अपने अर्निंग्स ग्रोथ के इन लाइन लार्ज कैप्स ने अर्निंग्स प्रेजेंट किया है, उसके मुताबिक अपनी वैल्यूएशन स्टेडी रही है। और अगर आपने मिड और स्मॉल कैप को देखा तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हमने देखी, मगर वहां पर अर्निंग्स ग्रोथ अब ज्यादा दिख रही है। इसके लिए इन पॉकेट्स हमने देखा है कि मिड कैप्स हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स इन द फर्स्ट 6 months ऑफ दिस लास्ट क्वार्टर। जी। तुषार जी, फिर मतलब जो नए निवेशक हैं वो क्या करें सर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 20.5 का पीई है निफ्टी का, रीजनेबल है। अर्निंग जो निकल के आई है Q1 की वो भी अच्छी रही है, ठीक ठाक रही है। फंड फ्लोज थोड़े से बेहतर होते नजर आ रहे हैं। तो क्या सही वक्त है? क्योंकि देर सवेर ये वेस्ट एशिया क्राइसिस का अंत तो होना ही होना है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि जो कुछ भी ऑन एन एनुअल बेसिस होता है, मतलब 6 महीने में हुआ, 1 साल में हुआ, वो ज्यादा देर तक मार्केट में रहता नहीं है। और वो जब सिचुएशन मार्केट से निकल जाती है तो हमारी 1 साल की जो अवधि है वो हम गवा देते हैं अगर हमने हेजिटेट किया। तो आपने जब कहा कि मार्केट में आने का समय क्या है, तो मैं अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से कहता हूं कि हर दिन मार्केट में उतरने के लिए अच्छा है अगर आपकी लॉन्ग टर्म फोकस है। अगर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन की जाए तो बिल्कुल एटलीस्ट 7 साल से ऊपर 10, 15 या 20 जो कोई भी आपको समय आपके गोल्स को रीच करने के लिए लगने वाले हैं, अगर वो फोकस रखें तो मेरे ख्याल से कोई भी दिन अगर आप एंटर करेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग इक्विटी मार्केट्स इस अरसे पर 7, 10, 15 या 20 साल में आपको डिलीवर कर ही देता है। तो मेरे ख्याल से निवेशक, स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर्स हु आर ट्राइंग टू बिल्ड वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा मत सोचें कि भाई अभी ये सिचुएशन है, सिचुएशन चली जाएगी फिर मैं आऊंगा। ये अगर आप करते रहेंगे तो आप बहुत ही कीमती वक्त ज़ाया करेंगे। और मेरे ख्याल से फाइनेंशियल प्लान जब बनेगा तो आपकी जो इक्विटी की एलोकेशन होगी वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इंटरिम में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि अगर ये होगा या ना होगा। अगर आपने जैसे कहा
ये मिड ईस्ट की सिचुएशन अगर पीछे भी रह गई और सॉल्व भी हो गई तो और कुछ आ जाएगा। अगर हर एक चीज को हम लेके अगर इक्विटी मार्केट से दूर रहते हैं तो मेरे ख्याल से व्हाट इज द बिगेस्ट लॉस इज द टाइम। सो इफ यू लूज द टाइम देन यू डोंट हैव दैट टाइम फॉर कंपाउंडिंग। जी, तुषार जी, मतलब इस वक्त अगर हम पूछें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है बाजार के सामने, आप वो आप क्या देख रहे हैं? और दूसरी चीज ये है कि अगर किसी को सेक्टर यहां से चूज करने हो तो आपके हिसाब से प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? देखो, जैसे इंडिया की सिचुएशन है फिलहाल, मेरे ख्याल से एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी मैं देखता हूँ इंडिया की स्टॉक मार्केट्स में। क्योंकि हमने जो अब तक का हमारा जर्नी रहा है, जब हमारी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हुई थी, वो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 60 साल के बाद हुई। मगर आज हम देखते हैं तो उसका 4 गुना हो चुका है वहां से। और पहली बार जब हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, वहां से 2 ट्रिलियन बनने में और वहां से 4 ट्रिलियन बनने में अब कम समय लगते जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर उसको आप एक्सट्रैपोलेट करें और अगर आगे के 10 या 15 साल सोचें तो हमारी इकोनॉमी की साइज, और ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स हैं जहां पर इंडिया की ग्रोथ एस्टिमेट इतनी ज्यादा स्ट्रांग उन्होंने पेश की है कि मेरे ख्याल से इक्विटी इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि ये हमारे पास अवसर है कि हमारी कंट्री जब $4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन तक चली जाएगी अगले 10-15 साल में, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करें, डिवर्सिफाइड रह के। तो इसके लिए आपका दूसरा प्रश्न है कि सेक्टर्स कौन से चुने। मेरे ख्याल से सेक्टर्स चुनना एट द बेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा, अगर आप 20 साल पहले की कंपनियां जो निफ्टी में या सेंसेक्स में हुआ करती थी, अब धीरे धीरे देखते हैं कि वो कंपनियां एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो बड़े बोर्ड पे नहीं है, धीरे धीरे उनकी मार्केट कैप कम हो गई है और नई कंपनियां इंडेक्सेस में आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये रहता है कि जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, नए विनर्स इंडेक्स में आ जाते हैं। तो अगर आपने इंडेक्स ही लेना चाहा तो हमारा इंडेक्स भी बदलते रहता है। तो अगर आज के दिन कोई एस्टिमेट करे कि भाई ये सेक्टर अच्छा चलने वाला है, दूसरा सेक्टर चलने वाला है, तो मेरे ख्याल से वो प्रोबेबिलिटी कम रहेगी कि आपकी सेक्टर चॉइस अच्छी ही बने। मेरे ख्याल से सारे निवेशकों को डिवर्सिफाइड रहना चाहिए। ये तसल्ली अपने आप को दें कि हमारा देश प्रगति के पथ पर है और हमारी इकोनॉमी जो है 10 साल के बाद कितनी बड़ी हो जाएगी इसका कोई अंदाजा आजकल नहीं लगा सकते। इसके लिए सारी सेक्टर्स में थोड़ा आप डिवर्सिफाइड रह के, जो मेन सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैं कहता हूँ, या इंडस्ट्रियल है या बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, जो इस ग्रोथ को फाइनेंस करने वाला है, वो तो अच्छे चले ही जाएंगे। तो ये कोर सेक्टर्स जो है उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ओवरवेट रहें, मैंने जैसे कहा फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग या कोई प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस अब बढ़ने वाले हैं यहाँ से। और जैसे कि हम डेमोग्राफी देखेंगे तो कंजम्पशन और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, मेरे ख्याल से ये सारी सेक्टर्स अगर आप चुन के अपना पोर्टफोलियो बना लें, तो मेरे ख्याल से ओवर द टाइम ऑफ 5-10 years यू विल बी इन अ गुड पोजिशन। ठीक है, ठीक है तुषार जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने समय निकाला और विस्तार से आपने बाजार से जुड़े जो अहम मुद्दे हैं उस पर अपने विचार आपने साझा किए।